चलो सुनो ध्यान से, इधर देखो। सिंपल सा टॉपिक है। पहले मैं आपको 3 वर्ड बता रही हूँ, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहाँ पे एक इकोनॉमी में जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, काम कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उन्हें काम मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमी में क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इकोनॉमी में 15 जने हैं, ठीक है, और 15 के 15 जने में से 12 जने काम कर सकते हैं, ठीक है, एक जना काम कर ही नहीं सकता, मतलब वो कैपेबल ही नहीं है काम करने के, चाहे वो फिजिकली चैलेंज हो या वो उसके लिए सुटेबल ना हो, उसको वो काम आता ना हो, ठीक है, और 2 जने खुद से ही काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो बोलते हैं कि उनके क्या 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 क्योंकि सब समझ गए, तो नहीं समझा। मैं लिख रहा था नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पापा के पास बहुत पैसा है तो वो काम नहीं करना चाहते। नहीं अब मेरे कुछ और ठीक, यही बोल रही थी, ठीक है। तो अब कितने जने काम करना चाहते हैं? 12। इन 12 के 12 जनों को अगर काम मिल गया एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जिस पे वो काम करना चाहते हैं, वो काम मिल गया और ये 12 के 12 काम कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में क्या होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट। जो काम करना चाहता है, काम कर सकता है, कैपेबल है, विलिंग है, उसको काम मिल जाए, तो इकोनॉमी में क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि कोई भी खाली नहीं है? नहीं। क्या फुल एम्प्लॉयमेंट को हम जीरो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, कोई ना कोई तो खाली बैठा ही है। ये 3 जने तो खाली बैठे हैं इकोनॉमी में, ये 3 जने जीरो अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो काम करना चाहता है सिर्फ उन्हें अगर काम मिल जाए तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। ओके, ठीक है, बात समझ आ गई? चलूं आगे। अब इनमें से ऐसे जने बताओ जो खुद काम नहीं करना चाहते। फर्स्ट और 2 वॉलंटियर अनएम्प्लॉयड। 2 जने जिनके वापस ये 2 जने कौन है? जो काम करना ही नहीं चाहते। कोई ऐसा है कि इन्हें काम नहीं मिल रहा या बहुत दिक्कत हो रही है? नहीं, ये तो खुद से ही काम नहीं करना चाहते, तो ये वॉलंटियरली क्या है? अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालनी है तो अब मेरे को वॉलंटियर की स्पेलिंग ही नहीं आ रही देखने, ये गलत है। ये हो सकता है ठीक हो, नहीं लिख सकते ना, यही सब चीजें तो क्रैक करनी होती हैं, छोटी छोटी चीजें देखनी होती हैं। स्क्रीन लगवाना ना हाउस में ऑल द वे डबल आता है, ठीक तो है बाकी। हैं? सोचो ना मैंने एक और लगा दूं। नहीं डबल जैसे वॉलंटियरी स्पेलिंग अरे वीडियो चलो एनी हाउ वीडियो का स्पेस बच जाएगा। TEIR नहीं होती। गलत है। तो यूट्यूब पे बिल्कुल मत आइयो। मैथ्स भी गई, इंग्लिश भी गई। अब इनवॉलंटियर कौन होगा? इनमें से 12 जनों में से मान लो सिर्फ 10 जनों को काम मिला और 2 खाली रह गए। वो तो काम करना चाहते थे, वो तो कहते कोई मर्जी वेज रेट हो, हम तो तैयार है काम करने के लिए, लेकिन उन बेचारों को काम नहीं मिला, तो वो क्या है? ना चाहते हुए इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है। ये टर्म सारे क्लियर है? बताओ। फुल एम्प्लॉयमेंट, जो काम करना चाहता है, विलिंग है, कैपेबल है, उनको काम मिल गया। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता ही करता है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता ही करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई काम अभी ढूंढ रहा हूँ या किसी ने अभी काम शिफ्ट किया हो, जैसे मान लो मैं टीचिंग छोड़ के कोई और काम करने जा रही हूँ, लेकिन उसके कोई और काम करने और टीचिंग के बीच में 6 महीने खाली हूँ, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ना। ये तो क्या है? नेचुरल रेट है, इसको हम काउंट नहीं करते अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, ऐसे लोगों को छोड़ने के बाद हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी में क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, बात समझ आ गई? समझ आ गई? चलूं आगे। टर्म्स क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। जो कीन्स है ना, कीन्स, उन्होंने यही सारे कंसेप्ट को एडीएस के साथ रिलेट किया है। वो कहते हैं अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो डिमांड के साथ अगर हम कंपैरिजन करें उसका, तो ध्यान से सुनना। देखो सब कुछ एक डायग्राम पे ही बेस्ड है। ये क्या है? वेरी गुड, ये एडी। मैं कह रही हूँ ये एडी फुलर लेवल वाला है। कौन सा है? फुलर लेवल का मतलब क्या है? जितने लोग इकोनॉमी में काम कर सकते थे उनको काम अगर मिल जाए तो वो इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे? इतनी। ये डिमांड कर्व है उनका। ओके, ठीक है, ठीक है, बात समझ आई?
क्या इसके बाद लोग अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं? आप सोचो, जितने लोग काम कर सकते थे वो कर रहे हैं, जो करना चाहते थे वो सब कर रहे हैं। क्या इकोनॉमी में इस पॉइंट के बाद सप्लाई बढ़ सकती है फुलर लेवल के बाद? नहीं ना। तो सप्लाई कैसी हो जाएगी इसके बाद? क्यों नहीं बढ़ सकती? आप बताओ कैसे बढ़ेगी? जिम फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दिन में मैक्सिमम खींच तान के 12 घंटे काम कर सकती हूँ, तो मैं इतनी डिमांड और सप्लाई है मेरी, इतनी। क्या मैं इसके बाद सप्लाई बढ़ा सकती हूँ? अगर आप थोड़ा सा और कुछ करो तो इससे बढ़ा सकते कम हो हो। सकती है। क्या मैं सप्लाई बढ़ा सकती हूँ इसके बाद? अगर आप थोड़ा और कुछ करोगे 14 घंटे मैं कह रही हूँ यार, जितना मैं कर सकती हूँ मैक्सिमम। एक बार तो 12 घंटे आप कर रहे हो, थोड़ी उसके टाइम बाद आपको थोड़ी आदत पड़ जाएगी 12 घंटे करने की, फिर आप 14 चुप कर रहे हो। कैसी बातें कर रहा है? यहाँ पे सीधी सी बात ये है, ये मैंने एग्जांपल दी है। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिला हुआ है। अच्छा ओके। क्या उसके बाद सप्लाई बढ़ सकती है इकोनॉमी में? हाँ अगर बच्चे करेंगे तो अरे तो चुप हो जाओ। करो, शुरू करो। क्या अजीब बात नहीं कर रही है। वीडियो भी बन रही है। ये देख क्या बोली जा रहा है, ये अजीब बातें बोली जा रहा है। क्या करें? ये सुनो, इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर इन केस आप कहते हो बढ़ाई जा सकती है तो आपकी थ्योरी कीन से अलग हो जाएगी। कीन्स कहते हैं इसके बाद सप्लाई नहीं बढ़ सकती, बस साफ सीधी भाषा। कीन जो कीन जिंदा है तो उनको लेटर लिख दे कि आपका की थोड़ी हेवन में, हेवन चल कमा जाना पड़ेगा। Let it to God. तो मैंने कभी जाएगा फिर भी। लेटर टू कुचू कुचू ऑफ गॉड। अब सुनो, एएस को बहुत कम बुक्स में ऐसे दिखाया गया, पहले इंक्रीज फिर परफेक्टली इनइलास्टिक। आप सबकी बुक्स में एएस को ऐसे ही दिखाया गया, ये दिखाया गया। किसको मानना फिर? आप अपना ऐसे नॉर्मल डायग्राम बनाना। मतलब बता रही थी मैं आपको कि एएस इस पॉइंट के बाद नहीं बढ़ सकता। और अगर ठीक है। जैसे आपने दिया था वैसे बना दे, कोई गलत तो नहीं है ना? नहीं, बस तो ठीक है। गलत नहीं। चलो आगे, कोई Yes, दिक्कत नहीं sir. आता। अब सिचुएशन ये आती है, ये डिमांड है अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होएगी तो, है ना। डिमांड इससे ज्यादा भी तो हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। इकोनॉमी में कीन्स कहते हैं जहाँ पे ये एडी और एएस मिलते हैं ना फुल लेवल वाले, उतना ही इकोनॉमी में इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जनरेट होता है। ये कीन्स का मानना है कि तीनों इक्वल होते हैं इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है उस पॉइंट पे इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इक्वल होते हैं। मतलब वो कहते हैं इकोनॉमी में 100 करोड़ का अगर इनकम जनरेट हुई है तो 100 करोड़ का ही लोगों को काम मिला है और 100 करोड़ का ही सामान बना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्कर्स बनाए, ठीक है, जितना मैं बना सकती थी उतने, उसकी वैल्यू है 10 रुपये। मतलब मैंने 10 रुपये ही लेबर को दिए, 10 की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, 10 का ही आउटपुट, और उसको बेचने के बाद मेरे पास क्या आएगा 10, वो भी क्या होगी इनकम। तो मार्जिन 0। अब वो लेबर में मैं भी काउंट होगी ना, काम मैंने भी किया होगा, तो मैनेजर में लेबर में भी काउंट होगी। उनका मानना है इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट तीनों क्या होंगे इक्वल। ठीक है, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अब इकोनॉमी में डिमांड तो ज्यादा की भी हो सकती है, कम की भी हो सकती है। अगर इससे ज्यादा की डिमांड हुई, फुलर से ज्यादा की डिमांड प्लान की गई, ये एडीपी, पी मतलब प्लान, जो इस साल का हम प्लानिंग कर रहे हैं वो वाली, अगर इससे ज्यादा की गई तो ये जो गैप क्रिएट होगा ना इसके बीच में, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशन में क्या बोला था मैंने, याद करके बताओ। कि चीजों का प्राइस बढ़ गया, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? डिमांड ज्यादा हो जाती है, परचेजिंग पावर ज्यादा है, मतलब वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो बात तो यही है ना कि इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है। फिर इन्फ्लेशन वाला पीरियड आ गया। एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन। एक्सेस डिमांड मतलब एडी इज ग्रेटर देन एएस, लेकिन कब? कॉरस्पॉन्डिंग टू फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसके कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा होगी तो वो क्या होगी एक्सेस डिमांड, और इसके कंपैरिजन में अगर डिमांड कम होगी तो वो
ये क्या होगा? डेफिशिट डिमांड। क्या होगा? डेफिशिट डिमांड यानी वो आ गया हमारा डिफ्लेशन। तो planned मतलब क्या planned? जैसे अब एक बार बंद करो, बताते हैं। स्टॉप करियो। एक्शन है, चलो जब हम एडी के बारे में पढ़ते हैं ना, एग्रीगेट डिमांड के बारे में, कीन्स की थ्योरी में, तो हम लेके चलते हैं कि हम जो एग्रीगेट डिमांड निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी में 100 करोड़ की डिमांड हो रही है, तो वो डिमांड एक्चुअल नहीं है, अच्छा, वो साल की स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट की गई है, यानी कि वो प्लान्ड है, वो डिजायर्ड वाली है। एक्चुअल इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, समझ गए? जब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं वो अप्रोक्सीमेट लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में नहीं लगाते कि यार अब पता नहीं तुम लगाते हो या नहीं, मैं लगाती हूँ हिसाब। जैसे मैंने सोचा मेरे पे इतने बच्चे आए हैं तो मेरे पास अप्रोक्स इतनी इनकम आएगी, उसमें से ये खर्चा होगा, उसके बाद अब मैं क्या क्या डिमांड कर सकती हूँ, कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकती हूँ, ये सब मैं एस्टिमेट लगाती हूँ। यानी कि ये मैंने क्या किया है? प्लानिंग की है। प्लान्ड भी यही है, डिजायर्ड भी यही है। इसको आप प्लान्ड भी बोल सकते हो, डिजायर्ड भी बोल सकते हो। यानी कि ये कौन सी डिमांड है? एक और नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। क्या नाम है इसका? एक्स एंटे, यानी कि जो पहले आपने एस्टिमेट किया, ठीक है, जो आपने प्लान की है, ठीक है, बात समझ आई? नाम है एक और? एग्रीगेट डिमांड जो प्लानिंग वाली है, जो प्लान की गई है। और जो बाद में आती है एक्चुअल, एक्चुअल जो आएगी उसको बोलेंगे एक्सपोस्ट। क्या बोलेंगे? एक्सपोस्ट। exposed AD, ठीक है, actual, एक्चुअल। इसमें अब चाहे एडी लिखा है तो एक्सेंटे एडी और एक्सेंटे वो हो गया, आपको एक्सपोस्ट हो गया। अगर सेविंग्स लिखी है तो एक्सेंटे सेविंग्स हो सकती है, प्लानिंग कितनी की गई है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी, ठीक है। Okay. अब ध्यान से सुनो इधर, अगर इसके कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा है तो एक्सेस डिमांड, और फुलर के कंपैरिजन में कम है तो। deficit, अभी एक केस एक्सप्लेन करूंगी आज। मीनिंग क्या क्या समझना है ये सुन लो ध्यान से। हमें समझना है पहले उसका मीनिंग, फिर हमें उसके कारण देखने हैं, कॉजेस, फिर कॉन्सिक्वेंसेस, फिर मेजर्स टू करेक्ट। मतलब हमें ये दो सिचुएशन है, दो प्रॉब्लम है किसकी? एक्सेस डिमांड की और डेफिसिट डिमांड की। एक्सेस डिमांड का पहले मीनिंग जानना है, फिर कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और ठीक कैसे करें, फिर डेफिसिट डिमांड का मीनिंग जानना है, कॉजेस जानने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जानने हैं और उसे ठीक कैसे करें। ये 4 टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। चलूँ आगे, पहले एक समझाऊंगी, बताओ कौन सा समझाऊँ आज, एक्सेस या डेफिसिट? डेफिशिट। एक बोलो ना। इसलिए तू भी एक्सेस कर डेफिशिट निकालो। excess, ज्यादा खाते हैं ना तो एक्सेस कोई बात नहीं, कम यार खाना चाहिए। इसका कोई लॉजिक नहीं था यार। अरे ये बकवास करते हैं, जिसकी बात कोई नहीं। डेफिशिट रात को भी लगा रहता है हैं हाँ हैं चलो सुनो, रात को यूज कर देता है। तो एक्सेस डिमांड का मीनिंग तो सीख लिया हमने। क्या सीखा? व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस कोरस्पॉन्डिंग टू फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये लाइन ना लिखी ना तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ये एएस, ये एडी, ये एडी इज ग्रेटर देन एएस, ये हो जाएगी सिचुएशन, तब ये बन जाएगा वो। Oh my God. अगर आपने लिखा कोरस्पॉन्डिंग टू फुलर लेवल, मतलब इसके लेवल में एडी ज्यादा है, तो क्या हो गया, तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड। बात समझ आई? AD is सुन नहीं रहे तुम लोग पीछे वाले? ओंकार, प्रधान, सुन रहे हो? दीदी वो तो दिख रहा है तुम्हें? ध्यान दो, समझ आ गया मीनिंग? चलो आगे। अब कॉजेस बता रही हूँ, फिर कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगी। मेजर्स टू करेक्ट हम पहले ही कर चुके हैं, ये मीनिंग में ही आ गया। ये मीनिंग है। एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड का ज्यादा होना, किसके कंपैरिजन में? फुलर लेवल के कंपैरिजन में, ठीक है। अब सुनो, कॉजेस क्या है? डिमांड किस पर डिपेंड करती है? एग्रीगेट डिमांड। क्या कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड के? सी प्लस आई प्लस जी प्लस, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मतलब अगर इनमें चेंज हुआ तो किसमें चेंज होगा? एग्रीगेट डिमांड में। पहला देखते हैं, पहला क्या कंपोनेंट है? अगर कंजप्शन ज्यादा हुई तो एडी ज्यादा होगा, ये बात तो है ना। कंजप्शन बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा होगी। हम डिमांड के ज्यादा होने के कारण ढूंढ रहे हैं ना कि एक्सेस डिमांड क्यों है। इसका मतलब इस साल लोगों ने खर्चा
ज्यादा की है, कंजप्शन ज्यादा की है। कंजप्शन कब ज्यादा हो सकती है बताओ? Purchasing power. जब लोगों की इनकम ज्यादा हो जब जाएगी, इनकम ज्यादा हो या फिर सामान खर्च करने सस्ता का हो जाए। मन ज्यादा हो, फिर जब सामान सस्ता हो जाए। वो नहीं देखते हम। अच्छा ओके सामान सस्ता पैसे ज्यादा है, चलो चुप रहे। NPC मतलब तो फैंसी चीजें समझ रहे हो? ये बात सही है। सुनो ध्यान से, देख के देखो। या तो मेरी जेब में पैसा ज्यादा है तो मैं खर्चा ज्यादा कर रही हूँ, है ना, या फिर मेरा खर्च करने की टेंडेंसी ज्यादा है। मेरे पे आते 100 रुपए हैं, मैं 90 उड़ाने के लिए तैयार हूँ, 95 उड़ाने के लिए तैयार हूँ, तो मतलब मेरी खर्च करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इन दोनों में से कोई भी रीजन होगा तो मेरा एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? Increase। ज्यादा। अब जो ये कह रहा था प्राइसेस कम है, उसको थोड़ा और टेक्निकल वर्ड में कहें कि टैक्सेस कम है। टैक्सेस क्या है? तब भी तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? ज्यादा। हमारे पर टैक्स नहीं लग रहा, हम खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा हुई तो भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। अब ध्यान से सुनना, लोगों गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी ना, है ना। या फिर गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ाया या एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, हमारे यहाँ के गुड्स बाहर बिकने लग गए, या इस साल हमने बाहर से नहीं खरीदे बल्कि हमारे ही ज्यादा खरीदे, मतलब इम्पोर्ट्स कम। ये सारे क्या रीजन है जिससे एडी क्या होगी? ज्यादा। सारे पॉजिटिव कंपोनेंट्स है इम्पोर्ट्स और टैक्स को छोड़ के। सी बढ़ेगा तो भी एडी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो भी एडी बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इम्पोर्ट्स अगर कम हुए और टैक्सेस अगर कम हुए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इम्पोर्ट्स कम, बाहर से नहीं मंगवाए, अपने ही खरीदे। टैक्सेस कम, तब भी हमारे यहाँ की डिमांड ज्यादा। इम्पोर्ट और टैक्सेस दोनों नेगेटिव कंपोनेंट, ठीक है। अब ये बता दी थी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा कैसे हो सकती है। जैसे कंजप्शन किस पर डिपेंड करती है? इनकम और एमपीसी पे। ऐसे इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या नाम बोले तो? Marginal efficiency of capital and rate of interest. अभी बेसिक बता रही हूँ, फिर किसी और दिन इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी। अभी बेसिक बता रही हूँ, समझ आ जाएगा। सिंपल भाषा में, मैंने 1 लाख रुपए मार्केट से उठाए किसी मशीन में लगाने के लिए या किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। वो प्रोजेक्ट से, वो कैपिटल से मेरे पास 1,50 आया। कितना आया? 1 लाख लगाने से 1,50 आया, ठीक है। और अगर अब मैंने मार्केट से पैसा उठाया है या मैंने मार्केट में पैसा अगर वो दिया होता इस मशीन पे ना लगाने की वजह से, दोनों कंसेप्ट सुन लो ध्यान से। मेरी जेब में पैसा है या नहीं है, मैंने ये मशीन ली, 2 केस हो सकते हैं ना, या तो मेरी जेब में पैसा हो सकता है या नहीं हो सकता। पहला केस लेते हैं कि मेरी जेब में पैसा नहीं था, तो मैंने मार्केट से पैसा उठाया, मैंने प्रभजोत से पैसे उधार लिए, प्रभजोत को मुझे कितने पैसे वापस करने हैं? 1,20,000, 1,20,000, और मेरे को मशीन से कितना पैसा मिल रहा है? 1,50,000, 1.5 लाख। तो मैं क्या पैसे लगाऊंगी? लगाऊंगी। यानी कि मेरी कैपिटल की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मैं पैसा लगाऊंगी। अब दूसरा केस, मैंने किसी से पैसे उधार नहीं लिए, पैसा मेरे पास ही पड़ा है 1 लाख रुपए। 2 केस है ना, अब या तो मैं उसको मार्केट में ब्याज में चढ़ा दूं या मैं उससे कोई काम इन्वेस्टमेंट कर लूं। अगर इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए आ रहा है, मार्केट में चढ़ाती तो ब्याज के नाम के 1,20,000 आते। तो आप ये ब्याज कैसा भी समझ सकते हो, ऐसा भी जो आपको मार्केट से मिल रहा है या आपको मार्केट में देना पड़ रहा है, समझिए कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। कुल मिला के अगर आपकी एफिशिएंसी कैपिटल की ज्यादा है Interest से। इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, पेड और रिसीव्ड, डजंट मैटर। अगर ज्यादा है तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे। अगर आपने मार्केट को 1,20 देना, आपको मिले 1,10 रहा है, तो क्या करोगे आप? नहीं। और बराबर है तो कभी नहीं। तो इन्वेस्टर की चॉइस है, इन्वेस्टर की समझ है, वो उसकी मर्जी है, वो करे ना करे। लेकिन गारंटी अगर ये ज्यादा है तो गारंटी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ऑब्वियस है, कोई पागल भी पैसे लगा देगा, दिख रहा है साफ साफ ये तो कि 1,40 मिल रहा है 1,20 लगा के। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी किसी दिन मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, मुझे याद दिलाना जब तुम्हारे पेपर आसपास होंगे। अभी के लिए इतना भी बहुत, अगर ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बोलो, तो कॉजेज समझ आए? हाँ जी। क्या कॉजेज हैं?
CIGX सबका बढ़ना मतलब एक्सेस डिमांड का बढ़ना, एक्सेस डिमांड होना। एक्सपोर्ट और टैक्सेस का कम होना मतलब एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना। एक्सपेंडिचर बढ़ना मतलब लोगों को ज्यादा इनकम मिलेगी, डिमांड बढ़ेगी उनकी। हाँ, अभी हमने देखा नहीं था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में 100 करोड़ लगाए थे, कितने ज्यादा बन गए थे, है ना। अब सुनो ध्यान से, क्या हो गया, मीनिंग हो गए, कॉजेज हो गए। अब क्या करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्वेंसेस? रिजल्ट, इम्पैक्ट, यानी कि एक्सेस डिमांड का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है। डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई तो नहीं बढ़ पा रही, सप्लाई तो यहीं रुक जाएगी, फिर क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। पहला इम्पैक्ट क्या होगा, पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, प्राइसेस विल गो अप, ठीक है, अप एंड डाउन एंड डाउन। चैप्टर है ये 9 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। अप एंड डाउन शुरू कराना मैंने। सुनो ध्यान से, प्राइसेस बढ़ेंगे। दूसरा है डिमांड ज्यादा है ना और सप्लाई बढ़ नहीं सकती। फॉर एग्जांपल मैं 12 घंटे काम कर रही हूँ ऑलरेडी, अब लोग और आ जाए कि हमें भी ट्यूशन पढ़ा दो, हमें भी ट्यूशन पढ़ा दो, हमें भी ट्यूशन पढ़ा दो, क्या करूंगी, प्राइस बढ़ा दूंगी। जो अफोर्ड कर पाएगा वो आएगा, जिन्हें इको पढ़ रखी है प्राइस तो बढ़ाऊंगी। एक बात कहो, इन्हें चल लेट करते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी बोल, मेमोरी भर रही है। तो एक बार बंद करते हैं, पोज सिटी Oh चलो सुनो, अब पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, प्राइस क्या होंगे, प्राइस क्या होंगे ज्यादा। दूसरा, ये गैप क्रिएट होगा इनके बीच में, इस वर्टिकल गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। तीसरा एम्प्लॉयमेंट, वो जो इक्विलिब्रियम है वो ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सॉरी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा है, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक चीज होगी, प्रॉफिट का नुकसान होगा। कैसे, डिमांड हो रही है आपके प्रोडक्ट की इतनी और आप बना रहे हो इतना, इसके आगे तो आप बना नहीं सकते, तो आपके प्रॉफिट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट का तो नुकसान स्टिल होगा, आप कितना ही प्राइस राइज कर दोगे शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग रन में तो है ही नहीं, है सब शॉर्ट रन में ही है ना। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक, वेट हो जाओ, समझ आ गई क्या क्या हो गया, मीनिंग, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस। लास्ट क्या है, हाउ टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम, हाउ टू करेक्ट इन्फ्लेशन। बताओ कौन कौन है हमारे पास, पैसे देंगे थोड़े से, किसको पैसे देगा, इकोनॉमी है ये, इन्फ्लेशन ठीक करना है, लोन ले लेंगे। चुप रह। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन, आरबीआई और गवर्नमेंट। आरबीआई जो पॉलिसी यूज करती है टू कॉम्बैट विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी, एंड द पॉलिसी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वही सारा सेम। सब बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सबका नेगेटिव रिलेशन है किसके साथ, क्रेडिट क्रिएशन के साथ। फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है, तीन चीजें मेन, टैक्सेस, बोरोइंग्स और गवर्नमेंट का खर्चा। आप बताओ, इन्फ्लेशन में पैसा लोगों से छीनना है तो टैक्सेस बढ़ाएंगे, बोरोइंग्स कम करेंगे, लोगों से ज्यादा, अच्छा हाँ, लोगों से ज्यादा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और आरबीआई से कम, और एक्सपेंडिचर कम। ये सारे क्या हैं, हाउ टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बंद करना, चैप्टर बुक में से पढ़ना है ये।